स्वागत। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की, आप कह सकते हैं कि नींव रखी, वैदिक सभ्यता। नमस्ते। हाँ, ये वो समय था, मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और एक नई संस्कृति उभर रही थी। इसे लाने वाले खुद को आर्य कहते थे। ये वीडियो वैदिक युग के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके दर्शन को समझने की एक कोशिश करता है। तो चलिए इस स्रोत के जरिए इस प्राचीन दुनिया की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि वो दौर कैसा था और आज के लिए उसके क्या मायने हैं। ये सोचना ही मतलब काफी रोमांचक है। बिल्कुल, वैदिक सभ्यता का नाम ही वेद से पड़ा है। वेद, जिन्हें हम ज्ञान के सबसे पुराने ग्रंथ मानते हैं। और ये संस्कृति सिंधु घाटी की जो शहरी सभ्यता थी उससे काफी अलग थी। जैसा स्रोत में बताया गया है, ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, ग्रामीण, और उसकी नींव कृषि और पशुपालन पर टिकी थी। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत ये भी बताता है कि ये जो आर्य शब्द है, जिसका अर्थ कई बार श्रेष्ठ या कुलीन लगाया जाता है, इसे भाषा और संस्कृति के संदर्भ में सबसे पहले मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने 19वीं सदी में इस्तेमाल किया था। इनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी, पर ये समझना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इससे पहले की सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत सीधे तौर पर इसका कोई एक कारण नहीं बताता, लेकिन ये बदलाव ही वैदिक काल के अध्ययन को इतना दिलचस्प बनाता है। देखिए, इस लंबे दौर को बेहतर समझने के लिए इसे हम दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। ओके। पहला है ऋग्वैदिक काल। ये मोटे तौर पे मान लीजिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक है। इस समय की जो ज्यादातर जानकारी है उसका सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत है ऋग्वेद संहिता, मतलब ऋग्वेद का जो मूल पाठ है। और दूसरा काल कौन सा है? दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इस बाद के दौर की जानकारी हमें मिलती है बाकी 3 वेदों से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, उनसे भी। अच्छा, तो साहित्यिक स्रोत ज्यादा हैं इस काल के लिए। हाँ, और पुरातात्विक सबूत भी हैं, मतलब खुदाई से मिली चीजें। जैसे इस काल के खास मिट्टी के बर्तन हैं जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, लोहे के औजारों का इस्तेमाल, ये उत्तर वैदिक काल की पहचान है। लोहा, ये तो बड़ा चेंज रहा होगा। अच्छा, तो ये लोग फैले कहाँ थे? स्रोत के हिसाब से इनका फैलाव पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। ऋग्वैदिक काल में इनका मुख्य केंद्र सप्त सैंधव क्षेत्र था। हाँ, सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों की भूमि। इसमें आज का पंजाब और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आता है। और ऋग्वेद में पश्चिम की तरफ की नदियों का भी जिक्र है, जैसे गोमती और क्रुमु। बिल्कुल, गोमती यानी आज की गोमल और क्रुमु यानी आज की कुर्रम, ये अफगानिस्तान में है। इससे उनके शुरुआती फैलाव का अंदाजा लगता है। ठीक है। फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में एक बड़ा भौगोलिक बदलाव आया। ये लोग पूरब की ओर बढ़े और गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है, दोआब, वो इनका नया केंद्र बन गया। गंगा यमुना दोराब, इसे ही बाद में आर्यावर्त कहा गया। सही, इसी इलाके को बाद में आर्यावर्त कहा गया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस विस्तार में लोहे की तकनीक ने शायद बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लोहे के मजबूत औजारों और कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना वो आसान हो गया। खेती के लिए जमीन मिली। ओह, तो लोहे ने जंगलों को खेतों में बदलने में मदद की। शायद इसीलिए वे पूर्व की ओर इतनी आसानी से बढ़ पाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसमें कोई शक नहीं। इसी दौर में फिर कुरु, पांचाल, काशी, विदेह जैसे बड़े बड़े राज्य या कह लीजिए जनपद उभरे, जहां स्थायी बस्तियां बसाई गई। तो इनका फैलाव कहाँ तक हो गया था? ये फैलाव उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक था, और पूर्वी सीमा का संकेत मिलता है सदानीरा नदी से। सदानीरा, हाँ। आज की गंडक नदी। हाँ, आज की गंडक नदी। ये कोसल और विदेह राज्यों के बीच बहती थी, तो ये उनकी पूर्वी सीमा मानी जाती है। नदियों की बात चली है तो कुछ नाम याद रखना दिलचस्प है। जैसे आपने बताया, क्रुमु कुर्रम और गोमती गोमल पश्चिम में, सदानीरा गंडक पूर्व में, विपासा आज की ब्यास नदी है, सिंधु नदी, इंडस, ये तो सबसे महत्वपूर्ण थी, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिक्र सीखा है। हाँ बिल्कुल। और वितस्ता यानी आज की झेलम, ये भी सप्त सैंधव क्षेत्र की मुख्य नदी थी। और माना जाता है कि जो प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध हुआ था,
10 राजाओं का युद्ध वो इसी के किनारे लड़ा गया था। सही कहा। ये भौगोलिक फैलाव समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के साथ साथ समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, सब में गहरे बदलाव आए। लेकिन उन बदलावों पर जाने से पहले जरा वैदिक साहित्य को थोड़ा और देख लेते हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर जानकारी तो वहीं से आती है। हाँ बिल्कुल, वैदिक साहित्य तो बहुत विशाल और महत्वपूर्ण है। इसे मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। इसे ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। इसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल है। ये सबसे पवित्र ग्रंथ है। और स्मृति? स्मृति का अर्थ है जो याद किया गया। इसमें बाद के ग्रंथ आते हैं जैसे वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, पुराण वगैरह। इन्हें ऋषियों की रचना माना जाता है। ठीक है। और 4 मुख्य वेद हैं? सबसे पहला और सबसे पुराना ऋग्वेद। स्रोत बताता है कि इसमें 10 मंडल हैं यानी अध्याय और 1028 सूक्त मतलब हिम्स। हाँ, 1028। ये मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम जैसे देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं। इन मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता था, मतलब आह्वान करने वाला। बिल्कुल सही। फिर आता है सामवेद। इसमें लगभग 1810 छंद है, जिनमें से ज्यादातर वैसे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अच्छा, हाँ। इसकी खासियत यह है कि इसने ऋग्वेद के मंत्रों को गाने योग्य बनाया। इसीलिए इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का, आप कह सकते हैं, जनक या मूल स्रोत माना जाता है। इसके मंत्रों को गाने वाले पुरोहित उद्गात्र कहलाते थे। तीसरा है यजुर्वेद। यजुष का मतलब ही यज्ञ होता है, तो ये वेद यज्ञों की विधियों और उनमें इस्तेमाल होने वाले मंत्रों से जुड़ा है। एकदम सही। और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यज्ञ कर्मकांड करने वाले पुरोहित अध्वर्यु कहलाते थे। और चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद। ये सबसे बाद का माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें देवताओं की स्तुति तो है ही, साथ में आम लोगों के जीवन, उनके विश्वास, जादू टोना, बीमारियों के इलाज, औषधियां, जड़ी बूटियां, इन सब का भी ज्ञान मिलता है। ये उस समय के लोक जीवन की एक झलक देता है। मतलब ये थोड़ा अलग है बाकी वेदों से। हाँ, कह सकते हैं। इसके मुख्य पुरोहित ब्रह्म कहलाते थे। वो पूरे यज्ञ के निरीक्षक होते थे, मतलब सुपरवाइजर। इन वेदों को समझने के लिए कुछ सहायक ग्रंथ भी हैं, है ना? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक। हाँ बिल्कुल। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये गद्य में लिखे गए हैं और ये वेदों के मंत्रों और यज्ञों के जो कर्मकांड हैं उनकी डिटेल में व्याख्या करते हैं। कौन सा यज्ञ क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब बताते हैं। ओके। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों, उसमें क्या खास है? स्रोत के अनुसार शतपथ ब्राह्मण में खेती की पूरी प्रक्रिया, मतलब जुताई, बुआई, कटाई, फिर धवनी, इसका पहली बार एक व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। अरे वाह, कृषि का पहला विस्तृत उल्लेख। ये तो सचमुच उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज को समझने के लिए एक बहुत अहम सुराग है। निश्चित रूप से। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आते हैं अरण्यक। अरण्य मतलब जंगल। तो इनकी रचना जंगलों में रहने वाले ऋषियों ने की। इनमें यज्ञों के गूढ़, दार्शनिक और रहस्यवादी पहलुओं पर चिंतन ज्यादा है। ये एक तरह से कर्मकांड से ज्ञान और दर्शन की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और फिर सबसे अंत में उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या सार। स्रोत कहता है कि इनमें बाहरी कर्मकांड और यज्ञों की जगह आत्मज्ञान, ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा के रहस्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। बिल्कुल। तो ये विकास क्रम कुछ ऐसा हुआ, वेद यानी संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ यानी कर्मकांड, फिर अरण्यक यानी चिंतन और आखिर में उपनिषद यानी ज्ञान और दर्शन। एकदम सही। ये क्रम हमें दिखाता है कि कैसे वैदिक सोच धीरे धीरे बाहरी कर्मकांडों से हटकर आंतरिक ज्ञान और दर्शन की गहराइयों की ओर बढ़ी। चलिए अब इस पृष्ठभूमि के साथ ऋग्वैदिक काल के समाज और जीवन पर वापस चलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? स्रोत बताता है कि शासन का आधार जन था, मतलब कबीला या जनजाति। कोई फिक्स टेरिटरी या राज्य नहीं। हाँ, टेरिटरी का कॉन्सेप्ट उतना मजबूत नहीं था। पहचान कबीले से थी। और कबीले के मुखिया को राजन कहते थे। वो कबीले का रक्षक होता था, युद्ध का नेता होता था।
लेकिन उसकी शक्ति असीमित नहीं थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि सभा और समिति जैसी कबीलाई संस्थाएं थीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ये राजा के चुनाव और उसके फैसलों में अहम भूमिका निभाती थीं। शायद सभा आम लोगों की सभा थी और समिति शायद थोड़े अनुभवी या कुलीन लोगों की। ऐसा माना जाता है, हाँ। और एक और संस्था विदत का भी जिक्र है। वो शायद सबसे पुरानी थी और सैनिक, धार्मिक, सामाजिक सभी तरह के मामलों को देखती थी। ये संस्थाएं दिखाती हैं कि राजा निरंकुश नहीं था, उसे अपने कबीले के लोगों की राय का ध्यान रखना पड़ता था। तो इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की सामूहिक निर्णय लेने की सोच दिखती है। हाँ बिल्कुल, शुरुआती लोकतांत्रिक संस्थाओं की तरह लगती है ये। अब अगर सामाजिक संरचना देखें तो समाज पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पुरुष होता था। परिवार को कुल कहा जाता था। ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। और वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था का शुरुआती रूप दिखता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो स्रोत भी कहता है कि ऋग्वैदिक काल में ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन पर नहीं। कर्म पर आधारित मतलब जो जैसा काम करता था वो उस वर्ण का माना जाता था। ऋग्वेद में ही एक ऋषि कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं। ये दिखाता है कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्णों के लोग हो सकते थे। व्यवस्था लचीली थी, इसमें कठोरता नहीं थी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय? ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वे यज्ञों में भाग लेती थी और सभा, समिति जैसी संस्थाओं में भी अपनी बात रख सकती थी। सच में? हाँ। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसे कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना भी की। स्रोत में प्रतिलोम विवाह का भी जिक्र है, यानी उच्च वर्ण की स्त्री का निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह। ये भी समाज के लचीलेपन का एक और संकेत है। ये स्थिति बाद के उत्तर वैदिक काल से काफी अलग थी। अच्छा। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसा हमने शुरू में कहा, ये मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। गाय, गौ, वो धन और समृद्धि का मुख्य प्रतीक थी। हाँ। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। इतनी कि गायों को लेकर अक्सर कबीलों में लड़ाइयां होती थीं, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। इसका मतलब ही है गायों की खोज। सही। इससे पता चलता है कि गाय कितनी मूल्यवान थी। किसी व्यक्ति की अमीरी उसकी गायों की संख्या से मापी जाती थी। और कृषि का स्थान दूसरा था और ये सीमित पैमाने पर होती थी। ऋग्वेद में मुख्य रूप से यव यानी जौ का ही उल्लेख मिलता है। सिर्फ जौ का? हाँ, मुख्य रूप से। व्यापार भी था, लेकिन मुद्रा का चलन नहीं था। ज्यादातर वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम से काम चलता था। हालांकि निष्क नाम के सोने के आभूषण का जिक्र आता है। शायद उसे कभी कभी लेन देन में इस्तेमाल किया जाता होगा, पर वो कोई नियमित सिक्का नहीं था। और धातु, लोहा तो नहीं था? नहीं, लोहा नहीं था। तांबे और कांसे का ज्ञान था। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था काफी सरल थी। ज्यादातर आत्मनिर्भर गांव वाली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो ये था ऋग्वैदिक काल। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, जहां स्रोत के अनुसार बड़े बड़े बदलाव हुए। हाँ, यही से चीजें ज्यादा जटिल होने लगती हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव था जन से जनपद का बनना। जन से जनपद? हाँ, मतलब अब कबीलाई पहचान की जगह क्षेत्रीय पहचान महत्वपूर्ण होने लगी। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े राज्य बनाने लगे, जैसे कुरु, जिसमें भरत और पुरु कबीले मिले, और पांचाल। अब राजा का संबंध कबीले से ज्यादा उसके क्षेत्र या जनपद से हो गया। कबीलाई व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। और इसका राजा की शक्ति पर क्या असर पड़ा? जाहिर है बड़ी होगी। हाँ, बहुत बढ़ गई। राजपद अब ज्यादातर वंशानुगत होने लगा और राजशाही ज्यादा मजबूत और केंद्रीकृत हो गई। राजा अब सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं था, बल्कि एक बड़े भूभाग का शासक था। अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए राजा अब बहुत बड़े बड़े जटिल और खर्चीले यज्ञ करवाने लगे, जैसे राजसूई, अश्वमेघ, वाजपेयी। ये यज्ञ सिर्फ धार्मिक नहीं थे? नहीं, ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे। ये राजा की संप्रभुता और उसके प्रभाव क्षेत्र का एक तरह से खुला प्रदर्शन थे। शक्ति प्रदर्शन था। और वो सभा और समिति जैसी संस्थाएं जिनका ऋग्वैदिक काल में इतना महत्व था, उनका क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में उनका महत्व काफी कम हो गया। राजा अब उनकी सलाह से ज्यादा अपने अधिकारियों पर निर्भर रहने लगा। इन अधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। रत्नीन? स्रोत में कुछ के नाम भी हैं, जैसे पुरोहित, मुख्य पुजारी, सेनानी, सेनापति,
सूत सारथी और कथावाचक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदुग कर वसूलने वाला। अच्छा, टैक्स कलेक्टर भी। हाँ, इनकी संख्या और प्रभाव बढ़ने से प्रशासन ज्यादा व्यवस्थित हुआ, लेकिन आम लोगों की भागीदारी वो कम हो गई। स्रोत में ताड़पत्रों पर वंशावली और राजस्व का रिकॉर्ड रखने का भी संकेत मिलता है। तो राजनीति में ये बड़े बदलाव हुए, समाज में क्या हुआ? राजनीतिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक ताने बाने में भी बड़ा फर्क आया। जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित और लचीली थी, हाँ, वो अब जन्म पर आधारित और कठोर हो गई। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच दीवारें ऊंची हो गईं। उनके काम, उनकी सामाजिक स्थिति सब तय हो गए। यज्ञों और कर्म कांडों का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव समाज में सर्वोपरि हो गया। और बाकी वर्ण? क्षत्रिय शासक वर्ग थे, वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे और कर देते थे। शूद्रों का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना माना गया और उनकी स्थिति सबसे नीचे हो गई। समाज ज्यादा जटिल हो गया। और महिलाओं की स्थिति, आपने पहले कहा था कि उसमें गिरावट आई। हाँ, ये एक बड़ा और दुखद सामाजिक परिवर्तन था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में काफी गिरावट आई। अब उन्हें सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा, शिक्षा के अवसर भी कम हो गए, समाज ज्यादा पितृसत्तात्मक हो गया। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। अच्छा, आर्थिक क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव हुए? लोहा आ चुका था। हाँ, अर्थव्यवस्था में भी क्रांति आई। अब पशुपालन की जगह कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि बन गई और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ था लोहे का। लोहे का कैसे? लोहे की खोज और उसके औजारों के इस्तेमाल ने, जैसे हल, कुल्हाड़ी, इन्होंने खेती का चेहरा ही बदल दिया। जैसा हमने पहले बात की, जंगलों को साफ करके बड़े पैमाने पर खेत बनाए गए। सिंचाई की तकनीकों का भी विकास हुआ होगा। अब जौ के साथ साथ धान यानी चावल, जिसे व्रीहि कहा गया, और गेहूं यानी गोधूम, ये मुख्य फसलें बन गईं। अच्छा, चावल और गेहूं मुख्य हो गए? हाँ, स्रोत बताता है कि धान की खेती के शुरुआती पुरातात्विक प्रमाण गंगा यमुना दोआब में हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसी जगहों से मिले हैं। ये वाकई एक कृषि क्रांति की शुरुआत थी। तो लोहे ने सिर्फ विस्तार में ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का आधार बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। कमाल है। व्यापार का क्या हुआ? व्यापार भी बढ़ा। हालांकि अभी भी वस्तु विनिमय महत्वपूर्ण था, लेकिन अब निष्क के अलावा शतमान और कृष्णल जैसे धातु के टुकड़ों का भी उल्लेख मिलता है। ये क्या थे? सिक्के? पक्के तौर पर सिक्के नहीं कह सकते, लेकिन शायद ये निश्चित वजन के होते थे और लेन देन में मुद्रा की तरह इस्तेमाल होने लगे थे। इन्हें हम भारत के शुरुआती सिक्कों का एक तरह से पूर्व रूप मान सकते हैं। शहरों का विकास भी धीरे धीरे शुरू हो रहा था, हालांकि यह अभी भी मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता ही थी। तो हमने राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक आए बदलावों को देखा। अब धर्म की बात करते हैं। इसमें भी बदलाव आए होंगे, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, वैदिक धर्म के विकास को भी हम इन्हीं 2 चरणों में देख सकते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? स्रोत के मुताबिक वो अपेक्षाकृत सरल था। लोग मुख्य रूप से प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जिन्हें देवता मान लिया गया था। जैसे इंद्र, वर्षा, बिजली और युद्ध के देवता सबसे प्रमुख थे। हाँ, इंद्र का जिक्र सबसे ज्यादा है। फिर अग्नि, आग के देवता, जो मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ माने जाते थे, और वरुण, जल या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता। पूजा का मुख्य उद्देश्य भी भौतिक सुख पाना था। लंबी आयु, पुत्र प्राप्ति, पशुधन, खासकर गायें, धन, दुश्मनों पर जीत, इस तरह की चीजें। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल उद्देश्य थे। यज्ञ होते थे, लेकिन वे सरल होते थे। अक्सर घर का मुखिया ही उन्हें कर लेता था। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है, अग्नि में इड़े पुरोहितम। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो पुरोहित है। ये उस समय की सीधी सरल भक्ति को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म का स्वरूप बहुत बदल गया। ये बहुत ज्यादा कर्मकांडी और जटिल हो गया। अब यज्ञ ही धर्म का केंद्र बन गए। यज्ञ केंद्र बन गए। हाँ, ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे जैसे इंद्र और वरुण, उनका महत्व कुछ कम हुआ और नए देवता प्रमुख हो गए, जैसे प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और रुद्र पशुओं के देवता, जिनका रूप बाद में शिव में विकसित हुआ। अच्छा, देवताओं में भी बदलाव आया। हाँ, और यज्ञ वो अब बहुत विशाल, लंबे समय तक चलने वाले और बेहद खर्चीले हो गए। इन्हें करवाना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। ये ज्यादातर राजाओं और अमीर वर्ग तक ही सीमित हो गए।
और इन जटिल यज्ञों को करवाने के लिए पुरोहितों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई। उनका समाज में दबदबा भी बहुत बढ़ गया। ये तो धर्म का पूरी तरह से रूप बदलना लगता है, सरल प्रार्थना से इतने जटिल कर्मकांड तक। हाँ, और इसी अत्यधिक कर्मकांडवाद और पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया में ही शायद उपनिषदों का दर्शन उभरा। अच्छा, मतलब उपनिषद एक तरह का रिएक्शन थे। कह सकते हैं। उपनिषदों ने इन बाहरी यज्ञों और कर्मकांडों की जगह आंतरिक ज्ञान, ध्यान, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असली मुक्ति यज्ञों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से मिलेगी, जिसे ज्ञान मार्ग कहा गया। ये वैदिक चिंतन में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो ये थी वैदिक सभ्यता की हमारी आज की पड़ताल, एक सरल कबीलाए पशुपालक समाज से शुरू होकर एक जटिल कृषि आधारित राज्य व्यवस्था वाले समाज तक का सफर। हाँ, और साथ ही धार्मिक सोच का विकास भी, प्रकृति पूजा और सरल यज्ञों से जटिल कर्मकांड और फिर गहरे दार्शनिक चिंतन तक। जैसा कि स्रोत में उल्लेख किया गया है, ये जानकारी उस वीडियो पर आधारित है और इसे प्रस्तुत करने में पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी किसी त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने देखा कि कैसे ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में समाज के लगभग हर पहलू में कितने गहरे बदलाव आए। लोहे की तकनीक का असर, वर्ण व्यवस्था का कठोर होना, राजा की शक्ति का बढ़ना और धार्मिक सोच का कर्मकांड से ज्ञान की ओर मुड़ना, ये सब इस युग को समझने की कुंजी हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने लायक बात ये निकलती है, उपनिषदों में जिस आत्मज्ञान और आंतरिक खोज पर इतना जोर दिया गया, जो वैदिक मंत्रों के शुरुआती भौतिक लक्ष्यों जैसे धन, पुत्र, पशु वगैरह से कितना अलग था, उस दार्शनिक बदलाव ने आगे चलकर भारतीय दर्शन, अध्यात्म और हमारे जीवन मूल्यों को किस तरह से घरा होगा, इस पर सोचा जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें इस सभ्यता की जो विरासत है उसे समझने में मदद करता है। तो स्रोत के समापन वाक्य का उल्लेख करते हुए हम भी यहीं रुकते हैं। अगले युग की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।